तो बाबा साहब अम्बेडकर के लिए संविधान में हमें दिया है, बराबरी का हक, बराबरी का अधिकार महिलाओं को दिया। लेकिन मेरी आधी आबादी जानती है कि महिलाओं को कितना मान और सम्मान मिलता है। वो गरीब है, उसके घर में रोजगार नहीं, वो गरीब है, बेरोजगार है, उसके पास जरूरत हो तो अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं। सरकारी अस्पताल के बाहर तड़पते हुए बच्चे को जन्म देते हुए हमने माँ को देखा है। राहुल गांधी कहते हैं जाति जनगणना करो, पिछड़ा अति पिछड़ा, महिला पुरुष सबकी गिनती करो और जिसकी जितनी आबादी है उसे उसका उतना हक दो। गैस का सिलेंडर चूल्हा इतना महंगा है कि आज की मिट्टी और लकड़ी पर खाना बना रही है। आज गरीब हमारी बहनें लंबी कैंसर जैसी बीमारी का शिकार हो गई। क्यों? पूछा बहनों से, कितनी गंभीर बीमारियां कैसे हो रही है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान देखकर मेरा नेता राहुल गांधी दरभंगा में पहुंचते हैं। नीतीश कुमार की पुलिस और प्रशासन मेरे नेता राहुल गांधी को रोक रही है, लेकिन वो राहुल गांधी रुके नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ तो वही राहुल गांधी दरभंगा में इसी तरह से संवाद और बात कर रहे हैं। इस देश में लोकतंत्र है या नहीं? लोकतंत्र होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। लोकतंत्र के तहत लोगों को अपनी बात रखने का हक होना चाहिए या नहीं? आज राहुल गांधी जी न्याय संवाद करने आए हैं, हमें भेजा है हम नारी न्याय संवाद करें। हम महिलाओं पर हो रहे अन्याय, अत्याचार, अपमान पर बात करें। हमारी आबादी क्या चाहती है? आधी आबादी वही तो चाहती है जो बाबा साहब अम्बेडकर के लिए संविधान में हमें दिया है, बराबरी का हक, बराबरी का अधिकार महिलाओं को दिया है। लेकिन मेरी आधी आबादी जानती है कि महिलाओं को कितना मान और सम्मान मिलता है। जानती है या नहीं जानती? मिलता है मान और सम्मान ना? महसूस करती है, बराबरी महसूस करती है, मान सम्मान महसूस करती है, हक अधिकार महसूस करती है? नहीं करती है। मैं 28 राज्यों से होकर आई हूँ, क्योंकि देश की महिला की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित राज्य, देश की 70 करोड़ आबादी, कितनी? 70 करोड़ आबादी आपकी और मेरी आधी आबादी है। आधी आबादी अपने पूरे हक मांग रही है, उसे उसका हक नहीं मिल रहा है। वो गरीब है, उसके घर में रोजगार नहीं, वो गरीब है, बेरोजगार है, उसके पास जरूरत हो तो अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं। सरकारी अस्पताल के बाहर तड़पते हुए बच्चे को जन्म देते हुए हमने माँ को देखा है। आज बिहार में 1 करोड़ 40 लाख आजीविका दीदियां हैं। ये आजीविका दीदियां कौन है? आंगनवाड़ी चलाती है, आशा वर्कर है, ये दोपहर का खाना सरकारी रसोई के तौर पर बनाती है, ये स्वयं सहायता समूह चलाती है। ये दीदियां मेरी बहनें अपनी मेहनत की 10-10 रुपया कमाई जोड़ती है कि कभी जरूरत पड़े तो मुझे मदद के लिए पैसा मिल जाए। लेकिन आज हमारी ये बहनें तो जरूरत पड़ने पर कर्ज नहीं मिलता है, कर्ज मिलता है ब्याज की शर्त पर मिलता है। अभी एक बहन का वीडियो आया है, आदमी को बीमारी हुई, बीमारी के लिए इलाज मुफ्त होना चाहिए था गरीब के लिए या नहीं होना चाहिए? गरीब को इलाज नहीं मिला, क्या किया बहन ने? 10-10 रुपया पैसा जोड़ा था, पति के इलाज के लिए कर्ज ले लिया, लेकिन पति नहीं बच पाया क्योंकि समय पर इलाज नहीं मिला, अच्छा इलाज नहीं मिला और पति हाथ से गया। और जो 50,000 का कर्ज था वो 75,000 का बन गया। अब वो बहन को मात्र 400 रुपए की कहते विधवा पेंशन देंगे। 400 रुपए की विधवा पेंशन में कुछ होता है? उसका 75,000 का कर्ज माफ होना चाहिए या नहीं? बोलिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और ऐसी एक नहीं, मेरी बहुत सी बहनें बिहार में हैं जिन्होंने रोजी रोटी के लिए, काम के लिए, कमाई के लिए, सुख दुख के लिए, शादी ब्याह के लिए, चिता को अंतिम चिता की लकड़ी के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है क्योंकि गरीबी है, कर्ज नहीं चुका पा रही है। क्या होता है फिर?
अब राहुल गांधी जी क्यों कहते हैं गिनती करो, जाति जनगणना करो। अगर 10 रोटी है और 10 आदमी है, ये मारे बताए नहीं, अगर 10 रोटी बनाओ, घर में 10 आदमी हो तो एक को कितनी रोटी मिलेगी? एक रोटी एक आदमी को दोगी या नहीं दोगी? 10 आदमी 10 रोटी, एक आदमी को एक रोटी, हाँ या नहीं? लेकिन यहाँ जो मोदी का सरकार है, नीतीश का सरकार क्या कर रहा है? 10 आदमी है, 10 रोटी है, लेकिन 2 आदमी को 8 रोटी और 8 आदमी को 2 रोटी। ये अन्याय है या नहीं? ये अन्याय है या नहीं? राहुल गांधी कहते हैं जाति जनगणना कराओ, पिछड़ा अति पिछड़ा, महिला पुरुष सबकी गिनती करो, और जिसकी जितनी आबादी है उसे उसका उतना हक दो। ये बात सही है या गलत है? होना चाहिए या नहीं? बराबरी की संपत्तियां देश की है, स्कूल है, अस्पताल है, जमीन है, मकान है, बराबरी में मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? मैं आपसे पूछती हूँ, आप पहले कहती है पक्की छत पक्की कर दो, आंधी आई तूफान आई छत टूट जाती है। गैस का सिलेंडर चूल्हा इतना महंगा है कि आज की मिट्टी और लकड़ी पर खाना बना रही है। आज गरीब हमारी बहनें गंभीर कैंसर जैसी बीमारी का शिकार हो रही है। क्यों? पूछा बहनों से, कितनी गंभीर बीमारियां कैसे हो रही है? बेटियां हमारी 13, 14, 15 साल की, बताया गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, देश कहीं भी पहुंच गया हो, हम वहीं के वहीं नर्क में हैं। हम आज भी, हमारी बेटियां पता है और हमारी बहनें कैंसर जैसी बीमारियां क्यों हो रही हैं? इस आधुनिक नए भारत में भी आज भी जब महामारी होती है, पीरियड होते हैं, तब पैड नहीं कपड़ा इस्तेमाल करने पर मजबूर होती है। वही गंदा कपड़ा फिर धुलता है, अगले महीने इस्तेमाल होता है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो, हाईकोर्ट ने कहा था सैनिटरी पैड की मशीनें मुफ्त लगा कर दो। इन बहनों के घरों में सैनिटरी पैड बनाने की मशीनें लगाए सरकार, मुफ्त में प्रशिक्षण दे, घर बैठे बैठे काम दे, कमाई दे, और हमारी बेटी बहनों को मुफ्त में सैनिटरी पैड दे ताकि कपड़ा इस्तेमाल ना हो। हो रहा है? हो रहा है सर? मेरी बहनों को बोलने दीजिए। नीतीश कुमार सरकार ने तुम्हें सैनिटरी पैड बनाने की मशीनें दिया, काम कमाई दे रही है, फ्री पैड। तो जो सरकार महिलाओं का मान सम्मान ना करती हो, उसे बेहतर अच्छी जिंदगी ना दे रही हो, ऐसी सरकार दोबारा चाहिए? बोलो, चाहिए तुम्हारा ऐसी सरकार? हमारा मानना है कांग्रेस की सरकार आते ही जितनी हमारी आजीविका दीदियां हैं, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, दोपहर की रसोइया, स्वयं सहायता समूह, हम उनका मानदेय दुगना कर देंगे। सरकार में आते ही मानदेय दुगना होगा। उनको पहचान पत्र, सरकारी पहचान पत्र मिलेगा, उन्हें सारी सुविधाएं मिलेंगी। क्या बोल रही है ये बहन? क्या बोल रही है? पीछे बैठी कुछ बोल रही है? इसको भेजो मेरे पास, इसको इधर भेजो, इधर आओ, इधर आओ, बाइक पर आओ, जल्दी आओ, क्योंकि हमारी ये भाषा
सहमति समझ लिया गया है कि ये बहन चुप है, ये खामोश है, ये कुछ नहीं बोलेगी। इसके लिए इसके साथ हो रहा हर अन्याय, हर अत्याचार इसे मंजूर है, क्योंकि इसमें इसकी सहमति है सहमति? बताइए, सहमत है अपने साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार, जुल्म? बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान लेकर मेरा नेता राहुल गांधी दरभंगा में पहुंचते हैं। नीतीश कुमार की पुलिस और प्रशासन मेरे नेता राहुल गांधी को रोक रही है, लेकिन वो राहुल गांधी रुके नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ तो वही राहुल गांधी दरभंगा में इसी तरह से संवाद और बात कर रहे हैं। ज्योतिबाई फुले का नाम सुना हुआ है। हमारी एक दलित समाज से आने वाले महिलाओं को शिक्षा पहली, वो विश्व की, हमारे भारत की पहली शिक्षक, पहली शिक्षिका का नाम, पहली शिक्षिका का नाम बोलिए। भारत की पहली शिक्षिका, अध्यापक, टीचर, महिला का नाम ज्योतिबा फुले। किस समाज से थी? दलित समाज से थी। बेटियों को पढ़ाया जाना चाहिए, पहली अध्यापक, पहला स्कूल बेटियों के लिए खोलने वाली का नाम ज्योतिबा फुले। दलित महिला निकलती थी, कीचड़ उछाला जाता था, थैले में किताब लेकर जाती थी तो अपने एक दूसरा वस्त्र भी लेकर जाती थी। तो लोग पूछते थे तुम स्कूल जाती हो, कलम किताब समझ आता है, कपड़े क्यों लेकर जाती हो? पता लगता था कि रास्ते में कीचड़ उछाला जाता था। क्यों? क्योंकि वो बेटियों की शिक्षा, पढ़ाई की बात करती थी। वो खुद अध्यापक थी और बच्चियों के स्कूल, आज जो लड़कियों के बेटियों के स्कूल है, वो किसकी शुरुआत की? ज्योतिबा फुले ने। आज उसके ऊपर एक फिल्म बनती है ताकि हमारी आगे आबादी देख पाए कि किस तरीके से ज्योतिबा फुले ने इस लड़ाई को लड़ा, और उस फिल्म को दिखाने पर रोक लगा दी जाती है। और हमारा नेता राहुल गांधी इस समय पटना में बैठकर ज्योतिबा फुले पर बनी फिल्म को देख रहे हैं और दिखा रहे हैं। देखिए देखिए, आज एक नहीं अनेकों ऐसी महिलाओं की देश को, दुनिया को, भारत को जरूरत है, और वो महिलाएं आप में ही कहीं बैठी हुई है। आज नहीं बोलेंगे तो कल बोलेंगी। कब तक सहेंगी? कब तक सहेंगी? आज इंदिरा गांधी को पूरा देश और विश्व याद कर रहा है। इंदिरा गांधी कौन है? इंदिरा गांधी को बताएगा? जानती हो इंदिरा गांधी का नाम सुना या नहीं जानती हो? हाँ, कौन थी इंदिरा गांधी? देश की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम इंदिरा गांधी। भारत रत्न का नाम इंदिरा गांधी। इस देश पर 40 गोलियों से जिसका सीना चीर दिया था, शहीद होने वाली का नाम इंदिरा गांधी। गांव में बच्ची पैदा होती थी तो बेटी का नाम इंदिरा रखते थे। अब इंदिरा याद रही और बेटी इंदिरा बने, इसलिए कोख में बच्ची का नाम इंदिरा रखा जाना शुरू कर दिया गया। और वही इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के जब युद्ध हुआ 1971 में, तो बांग्लादेश आजाद किया और पाकिस्तान की 90,000 की सेना को भारत के सामने घुटनों पर लाकर बांग्लादेश आजाद करने वाली का नाम इंदिरा गांधी। आप सब महिलाओं को कहो, आजादी का इतिहास उठाइए या आज जितने बड़े आंदोलन, जितने बड़े बदलाव हुए हैं, उन बदलावों को, आंदोलनों को एक नई दिशा देने का काम अगर किसी ने किया है, तो किसी दूर दराज गाँव में बैठी हमारी पिछड़ी, अति पिछड़ी हमारी वही जातियों की बहनों ने, जिन्होंने जुल्म सहे हैं, जो दर्द समझती है, ये बदलाव मात्र उन्हीं की वजह से आया है। ये मात्र बदलाव उन्हीं की वजह से आया कि आज हम बहनें बैठती हैं। हमें तो वोट का अधिकार भी नहीं था। बोलते थे इस महिला को कोई समझ नहीं, अकल नहीं है, इसे वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। हम वोट नहीं देती थी। फिर बाबा साहब अम्बेडकर आए, संविधान लिखा, बोला नहीं, आदमी के वोट की जो कीमत है वो कीमत महिला के वोट की भी होगी, और बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार। फिर राजीव गांधी जी ने कहा वोट तक क्यों रोकेंगे इन्हें,
भी लड़ेगी। और फिर पंचायतों में, नगर निगमों में महिला आरक्षण हुआ और आज 15 लाख, कितनी 15 लाख बहनें पूरे देश में पंच सरपंच है, हाथ में कलम है और फैसले ले रही है। ये अधिकार राजीव गांधी जी ने और संविधान ने आपको दिया। आज मैं आपको नहीं कह रही राजनीति में आइए, चुनाव लड़िए, अपनी लड़ाई लड़ सकती है या नहीं? अपने ऊपर हो रहे अपमान, अन्याय, अत्याचार, जुल्म, आपका हक, आपका अधिकार लड़ सकती है या नहीं लड़ सकती? पंचायतें बैठती हैं, पंचायतें बैठती हैं। पूछती हूँ घर पे भी बहनों से, क्योंकि पूरे देश की महिला अध्यक्ष हूँ। कोई देश का राज्य नहीं है जहाँ नहीं गई, हर जगह जाती हूँ, आधी आबादी से बात करती हूँ, बहनों से पूछती हूँ। घर में जब फैसले होते हैं, घर की चार दीवारी की बात कर रही हूँ, घर से बाहर नहीं, समाज नहीं, देश दुनिया नहीं, घर की चार दीवारी में जब फैसले होते हैं, फैसला क्या होता होगा घर में? आज सब्जी क्या बननी है, आज सफेदी क्या होनी है, आज शादी है, ब्याह है, सुख है, दुख है, क्या खरीदना, क्या देना, क्या लेना है, यही बातें तो होती होगी घर में। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।